सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले कर सकेगी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को IMF के मुआहिदे की तर्ज पर इख्तियारात दिया गया तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल के बहाने इख्तियारात देकर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. अपोजिशन का एहतजाज काम आया न इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी गई। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. बिल के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की गई। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद करते हुए सेक्शन 230 की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कल मामले पर इशू बना लेकिन आज हुकूमती कमेटी के इजलास में तमाम तरामीम पर इत्तफाक हो गया। सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत बाज फाइनल मुआहिदों पर दस्तखत करने का इख्तियार रखेगी। बिल के तहत निगरान हुकूमत को असासे बेचने की इजाज़त नहीं होगी। सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने कहा कि असासे बेचने की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कैबिनेट डिसीजंस फेडरल गवर्नमेंट में हो चुके हैं और वो डील्स जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं, उनके कॉन्सिक्वेंशियल कुछ काम हैं जो होने हैं तो उनमें कोई रुकावट ना आए, तो ये इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने निगरान हुकूमत से मुताल्लिक शक की मुखालिफत की। बोले कि निगरान शटअप के इख्तियारात बढ़ाना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को IMF तर्ज के मुआहिदों पर इख्तियारात दिए तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालिफत की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तरमीम पेश की जो ऐवान ने मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि बिल के बहाने इख्तियारात देकर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर स्पीकर, मैं इसको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझता हूँ। जो नई वर्डिंग आई है, ये भी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, इसको मैं सॉफ्ट कू कहता हूँ। इसको मैं आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़िया करने की बुनियाद करार देता हूँ। नए कानून के तहत जारी मुआशी मंसूबों और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को मिले। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि निगरान हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो रिवर्स ना किए जा सकें। पार्लियामेंट ने तरामीम को मुस्तरद ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। कल एक ऐसी अमेंडमेंट आ गई, वो ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आइन का और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो तब्दील कर देता है। पार्लियामेंट है, आइन के तहत उसको सॉवरन बनाया गया है, वो कानून साजी कर सकता है और ओवरसाइट करता है काबीना पे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ताबे है। जब आपका प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो एक केयर टेकर सेटअप आ जाता है, लेकिन केयर टेकर से मुराद है कि उसकी पावर्स क्या होंगी। केयर टेकर का मकसद क्या है? वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। द जॉब इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम केयर टेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर, जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बात करेंगे वज़ीर आज़म के खिताब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले महीने हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री, सनत हिरफत अभी तक
वो टारगेट अचीव न कर सकी। माजी करीब की हुकूमत में कि 3 अरब डॉलर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। बदखा थे, वो दिन रात अपना जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। कौम का हारी जो है वो पहले ही बड़ी महंगाई के नीचे दबा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर करप्शन का खात्मा करना होगा, तब पाकिस्तान जाकर एक अजीम मुल्क बनेगा। निगरान सेटअप के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस सिंध में MQM के वफ्द की मुलाकात हुई। अबूरी सेटअप और निगरान वजीर आजम के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि निगरान वजीर आजम के चुनाव के लिए पहला राउंड मुकम्मल हो गया, फाइनल राउंड को भी जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, सियासी जमातों के रहनुमाओं के राब्तों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MQM के वफद की मुलाकात, अबूरी सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और निगरान सेटअप के मामले पर तफसीली बातचीत हुई, जबकि MQM के वफद की जानब से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िक़ा होगा। मामले पर 2 सियासी जमातों से मुशावरत हो चुकी, दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत होगी। निगरान हुकूमत के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे गौर आए हैं या नहीं सर? कल गौर कौल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर? मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जेर सदारत इस्लामाबाद में मुनहरफ अराकीन का इजलास हुआ, जिसमें अबूरी सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ इंतखाबात से 1.5 महीना पहले वतन वापस आ जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म फिर आवाम के सामने अपना प्रोग्राम रखेंगे। हमारी तजवीज़ है निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान को होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसाक डार का नाम पार्टी की तरफ से नहीं आया था। और हुकूमती इत्तेहाद ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पास करवा लिया है। तरमीमी एक्ट के तहत निगरान हुकूमत को हासिल होने वाली गैर मामूली इख्तियारात ने कई सवालात को जन्म दिया। जी बिल्कुल, इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी इस्लाहात बिल में निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमतों जैसे इख्तियारात से ये तासुर मिल रहा है कि जैसे किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ये तासुर कितना दुरुस्त है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट। में क़यामत नाज़िल नहीं होगी कि आप मालियाती निज़ाम भी में इख्तियारात देते हैं, आप उनके इख्तियारात बढ़ाते हैं, फ़ैसले करने के लिए उनके लिए बिल लाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो है ना दाल में कुछ काला है। हमारे यहाँ जब गरीब के लिए कोई चीज़ मांगी जाती है तो सारी अपोजिशनें, सारा मीडिया शुरू हो जाता है कि जी गरीब को फ़ायदा ना दें, कहीं इससे इंटरम गवर्नमेंट ना बढ़ जाए। इंटरम गवर्नमेंट बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इस बात को उससे ना जोड़ें। PMLN नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से बनी थी, ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, इनके अंदर ख़ानदानी पॉलिटिक्स है। जब तक हमें ये तरामीम हमारे सामने लाई ना जाए, उस पर हम बहस करें, हम उस पर मुत्तफ़िक हों, तब ये बात तो मुमकिन है। अदरवाइज़ हम नहीं समझते कि निगरान हुकूमत को इस हद तक इख्तियारात दिए जाएँ। PDM की जो है उसके जो अहम अरकान है उन्होंने मिलकर ये फैसला किया, तो फिर ज़ाहिर बात है उसमें ये चीज़ तो मैं डिनाई करती हूँ कि किसी एक ही जो है उसके पार्टी के आप लोगों को जो है नवाजना चाह रहे हैं। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट इंतखाबी इस्लाहात को वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसे इकदामात से बाज रहे जिससे जानबदारी का तासुर उभरे। कैमरामैन और रजा के साथ आतिफ भट्ट, GNN न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में लिखा कि कल अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشاخانہ کیس کی سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جج ہمایوں دلاور نے 2 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جسے منظور کر لیا گیا۔ وکیل گوہر علی خان کو کل چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عدم حاضری پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشاخانہ فوجداری کارروائی کیس میں ملزم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا گیا۔ سوال نامے کی کاپی جی این این نیوز نے حاصل کر لی جو کہ 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ سوال نامے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ٹرائل کے دوران استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کو سنا اور سمجھا ہے؟ آپ کی اپنے خلاف توشاخانہ سے متعلق فوجداری کارروائی کے لیے دائر شکایت پر کیا رائے ہے؟ استغاثہ کے شواہد کے مطابق آپ نے سال 2017-18 کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ آپ نے سال 2018-19 میں بکنے والے تحائف کے خریداروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی، کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشاخانہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ عدالت ٹرائل کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار اور جج ہمایوں دلاور پر اعتراضات سے متعلق پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور سندھ اسمبلی میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ کو ہٹا کر ایم کیو ایم کی رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ رانا انصار ملک کی کسی بھی صوبائی اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں نئی تاریخ رقم۔ ایوان سے مسلسل غیر حاضری پر تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کی کرسی ایم کیو ایم کو مل گئی۔ حلیم عادل شیخ کی جگہ رانا انصار ملکی تاریخ میں کسی بھی صوبائی اسمبلی کی پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر بن گئیں۔ اس سے قبل 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھیں۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے 39 ارکان کی حمایت سے رانا انصار اپوزیشن لیڈر بن گئی۔ اجلاس ختم ہونے سے قبل اسپیکر نے رانا انصار کو مبارکباد دیتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کی نشست پر بٹھا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا انصار نے اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے مراحل بیٹھ کر طے کریں گے۔ ایسا وزیر اعلیٰ لانا ہے جو معاملات بہتر انداز میں چلا سکے۔ سندھ کے تمام لوگوں نے مجھے منتخب کیا اور سندھ کے عوام کے لیے ہی میں یہاں کھڑے ہو کر ان کا مقدمہ لڑوں گی، اور چاہے دن تھوڑے ہیں لیکن مقابلہ سخت ہے۔ جبکہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر اپنے رد عمل میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر لیا گیا، اب تو سندھ کے مسائل کا سوچ لو۔ سب سے بڑا مسئلہ جو سندھ کا تھا 2 مہینے سے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی، چلو یہ آج تبدیل ہو گیا، خوش رہیں، سب کو مبارک ہو، سندھ حکومت کو، ان کے اتحادی جو کہ سو کالڈ اپوزیشن ہے، سب کو مبارک ہو۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ارکان کے دستخط کی تصدیق کے بعد رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریکویزیشن پر ایم کیو ایم کے 9، پی ٹی آئی کے 9 اور جی ڈی اے کے 10 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ حمید سومرو، جی این این کراچی۔